हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज इन्फोटेक्सेस यूट्यूब चैनल। गाइस इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के बारे में। गाइस पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा गाइस कि क्या है आपका डीसी और बहुत सारी चीज़ें, और इस वीडियो में हम लोग गाइस बेसिकली बात करेंगे ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के बारे में। यानी सिंपल इन शॉर्ट टर्म वी कैन कॉल जीसी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीसी बोलते हैं। तो जीसी स्टैंड फॉर होता है ग्लोबल कैटलॉग, इट मीन ग्लोबल कैटलॉग। अब ये ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है? ग्लोबल कैटलॉग जो है एक सर्वर बोल सकते हो आपकी। क्या है? एक सर्वर है, यह एक सर्विस है जो कि इंडेक्सिंग के लिए यूज करी जाती है। अब आइए इसको डिटेल में सीखते हैं गाइज कि ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है। इसके बाद इससे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार पिछले ट्यूटोरियल्स को रिकॉल करा दूं कि क्या है। तो आप सिंपल गाइज क्या करिएगा, मैं अगेन अगेन ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर पिछले वीडियोज़ को देखोगे नहीं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखेंगे नहीं तो आपको प्रॉपर वे से समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ गाइज आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और यहाँ से आप प्लीज़ देख लीजिएगा विंडोज सर्वर 2016 इन हिंदी। और इसमें जब आप जाएंगे गाइज तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर, जिसमें आपको मिलेगा एडीडीएस के बारे में, इंस्टॉलेशन के बारे में। तो प्लीज़ आप इसमें जो वीडियोस देखोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में क्या देखोगे आप। तो यहाँ पे गाइज देखिए डीसी, एडीसी, आरओडीसी, जीसी, डीसी फॉरेस्ट, ये सब जो मैंने बताया हुआ है। एमसीएस से 7740 का सर्टिफिकेशन पार्ट 1, पार्ट 2, ये सारी चीजें प्लीज आप देख लेना। एंड देन आप ग्लोबल कैटलॉग आसानी से समझ सकते हो क्योंकि उसी में एक पार्ट आता है ग्लोबल कैटलॉग सर्वर का। तो आइए गाइज आपको बताते हैं ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के बारे में। तो देखो यहाँ पे ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या है, आइए थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करते हैं। सिंपल इन शॉर्ट टर्म वी कैन कॉल ग्लोबल कैटलॉग इज अ सर्वर विच कंटेन्स आर क्रिएट द रिपोजिटरी फाइल सिस्टम। जो क्या करता है? एक रिपोजिटरी फाइल सिस्टम क्रिएट करता है। आपको मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गाइज यहाँ पे कि हम लोग क्या पढ़े हैं, इससे पहले में एडीडीएस की इन्फॉर्मेशन, यानी 24 रोल जो हम लोगों ने सर्वर में पढ़ा कि 24 रोल होते हैं गाइज। थोड़ी सी राइटिंग यहाँ पे समझिएगा, 24 रोल होते हैं। तो 24 रोल में हम लोगों ने सीखा, सबसे पहला रोल जो स्टार्ट किया या जो पढ़ा वो था आपका एडीडीएस। यानी सिंपल आप बोल सकते हो कि हम लोगों ने एडीडीएस के बारे में पढ़ा। जब आप एडीडीएस के थ्रू डीसी बना रहे थे, फॉर एग्जांपल आपने एक डीसी बनाया, यानी आपने एक सर्वर लिया, जैसे कि ये सर्वर ले लिया और इसको बनाया डीसी। तो जब भी आपने डीसी बनाया तो डीसी बनाते समय आप क्या करते हो? एक एफक्यूडीएन नेम डिसाइड करते हो। मान लिया एफक्यूडीएन नेम आपका है infotexace.com, तो info.com फॉर एग्जाम्पल info.com। अब ये info.com है, इसमें जब भी आपने डीसी बनाया तो डीसी बनाते समय एक चेक बॉक्स आता है। चेक बॉक्स में ये रहता है कि जैसे एक चेक बॉक्स आएगा और चेक बॉक्स के आगे लिखा रहेगा ग्लोबल कैटलॉग। अगर आप ग्लोबल कैटलॉग का ये चेक बॉक्स क्या करते हो, कैटलॉग LOG, अगर इसको आप इनेबल कर देते हो तो ये डीसी के साथ क्या बन जाता है? जीसी सर्वर बन जाता है, यानी ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी ये बन जाता है। अब ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बन जाने से बेनिफिट क्या होता है? हर डीसी जीसी हो सकता है, मतलब कि जब भी आपका जीसी होता है, जब भी समझिए कि अगर जीसी बना हुआ है किसी सर्वर पे तो वो डीसी है, मतलब ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है तो वो समझिए कि डीसी भी है। लेकिन अगर वो डीसी है तो ये जरूरी नहीं कि वो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी हो, क्योंकि अगर आप डीसी बना रहे हो और उसमें आपने इस चेकबॉक्स को अनटिक कर दिया, इसको आपने अनचेक कर दिया, तो ये आपका ग्लोबल कैटलॉग सर्वर नहीं बनेगा, जिसमें आपकी इंडेक्सिंग नहीं होगी और किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में आपको मे बी टाइम लग सकता है। तो सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या कर रहा है। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या कर रहा है? एक सिंपल रिपोजिटरी फाइल क्रिएट कर रहा है, आप बोल सकते हो रिपोजिटरी फाइल। और ये रिपोजिटरी फाइल क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के काम आता है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट फाइंडर का काम करता है, कि आपके डीसी में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको फाइंड करने के ये काम आता है। तो ये ग्लोबल कैटलॉग का बेनिफिट होता है। अब फॉर एग्जांपल गाइज मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाना चाहूँगा और उस डायग्राम के थ्रू कुछ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मान लिया कि आपने गाइज एक आपने डीसी बनाया, फॉर एग्जांपल डीसी, ये एक इन्वायरमेंट है। एक इन्वायरमेंट में आपके मान लिया ये 3 डीसी चल रहे हैं, तो ये एक सर्वर है, एक ये सर्वर है, एक ये सर्वर है, और ये मान लिया कि DC2 है और ये मान लिया DC3 है। 3 सर्वर है जो तीनों एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है। मे बी आपने इसको बना दिया जीसी, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बना दिया। अब इसी के बिहाफ पे आपका कोई अदर इन्वायरमेंट है जहाँ पे कुछ और डीसी चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ डीसी चल रहे हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ये DC4 है, ये DC5 है और ये DC6 है,
फॉर एग्जाम्पल DC6। और इन सब का क्या है, GC ये है। GC आप जितना चाहे उतना बना सकते हो, इसका भी अगर GC सर्वर क्रिएट करना चाहे तो क्रिएट कर सकते हो, बट अगर मैक्सिमम रखने से क्या होता है कि कोलैब होने की ज़्यादा वो रहती है। तो गाइस यहाँ पे मैं बात करूँ GC बना देने से क्या होगा कि ये मान लिया सर्वर अगर GC है तो ये क्या करेगा, सारे सर्वर की इंडेक्सिंग फाइल को रखता है, यानी अपना जो है मास्टर फाइल रखता है, मतलब अपने इंडेक्स की पूरी इंफॉर्मेशन रखता है, मतलब अपने डोमेन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखेगा, प्लस जो इससे कनेक्टेड डोमेन होंगे, इन्वायरमेंट के डोमेन होंगे, उनकी क्या करेगा, पार्शियल कॉपी रखता है, मतलब उनको सिर्फ रीड ओनली के लिए रखता है, मतलब कि अदर डोमेन का जो भी होगा उसकी क्या होगा, एक पार्शियल कॉपी रखेगा, ये पार्शियल इंफॉर्मेशन की डिटेल रखता है, उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं रखता, बट उनकी इंडेक्स को रखता है। अब ऐसे ही ये इधर कनेक्ट है तो इसका भी इंडेक्सिंग इधर होगा, अगर GC यहाँ पे इनेबल है तो। ऐसे बेनिफिट क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई यूजर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई यूजर है, मान लिया यूजर ABC, अब ये यूजर है, अब उस ABC को आप क्या करते हो, इस ऑब्जेक्ट से फाइंड करते हो, या यहाँ से क्वेरी जाती है, तो क्वेरी कहाँ पे जा रही है, मान लिया इस सर्वर पे जा रही है, तो अगर यहाँ पे जा रही है तो यहाँ पे मान लिया वो ऑब्जेक्ट फाइंड नहीं है, अगर मान लिया आपने इंडेक्स नहीं बनाया तो वो यूज़र आसानी से उस यूज़र की डिटेल या वो चीज़ नहीं मिल पाएगी, वो इंडेक्स फाइंड नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ये ये DC क्या करेगा, अदर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर यहाँ पे GC इनेबल नहीं है, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर इनेबल नहीं है, तो ये क्या होगा, रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, ये इंडेक्स दूसरे के पास क्वेरी का सोल्यूशन लेने नहीं जाएगा। तो ये क्या होगा कि आसानी से फाइंड करेगा कि किसके पास वो डिटेल है, तो पता चला कि इस DC के पास है, तो यहाँ से ग्लोबल कैटलॉग के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन इस यूजर को क्या होती है, मिल जाती है, यानी इंडेक्स करने के काम आता है। अब गाइज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। जैसे ये, अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपने बनाया था जो DC, जैसे जो भी था, सॉरी गाइज, ये DC बनाया था आपने यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये DC था, और इससे कनेक्टेड आपका दूसरा DC था, और जो ऑब्जेक्ट था, जो भी अदर DC था इन्वायरमेंट में, वो यहाँ पे था। तो DC ये भी है, DC ये भी है, अदर DC हैं। यहाँ के ऑब्जेक्ट को फाइंड करना था, तो ग्लोबल कैटलॉग हेल्प कर रहा है इसको फाइंड करने में। जैसे फॉर एग्जांपल एक, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा इस आसानी से समझने के लिए ग्लोबल कैटलॉग को, तो जब भी आप सर्वर बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, चेक बॉक्स बन जाता है, चेक रहता है, और ग्लोबल कैटलॉग इनेबल रहता है। आप उसको डिसेबल भी कर सकते हो और नॉन ग्लोबल कैटलॉग DC भी बना सकते हो, बट नॉन ग्लोबल कैटलॉग GC बिना DC के नहीं बनेगा। जहाँ पे GC रहेगा वहाँ DC बनेगा, ये मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं। अभी गाइज यहाँ पे मैं बात करूं, एग्जांपल में क्या दे रहा था कि मान लिया आपके पास कोई बुक है, अब उस बुक में क्या है कि आपके पास 100 पेजेज हैं या 100 पन्ने हैं। अब 100 पन्नों में से आपको ढूंढना है कि मान लिया कोई भी वहां पे लिखा हुआ है XYZ, किसी को फाइंड करना है, मान लिया XYZ ऑब्जेक्ट है जो कि 100 पेज में फाइंड करना है। तो अगर 100 पन्ने में या 100 पेज में आपको फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करोगे, उसको आसानी से फाइंड नहीं किया जा सकता। बट अगर वही चीज़ मैंने यहाँ पे पेज वाइज इंडेक्स कर दिया कि 1 से लेके 10 तक में ये डिटेल है, यानी 99 पेज पर आपका ये है, और यहाँ पे 50 पेज पर क्या है, XYZ की डिटेल है, तो आसानी से आप 50 नंबर पेज पर जाओगे और उस ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लोगे। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या होगा, GC आपका काम करता है जब भी बड़े लेवल पे कोई भी डोमेन इन्वायरमेंट क्रिएट होता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में, यानी एक सिंपल बोल सकते हो स्कीमा। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, एक स्कीमा और जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके DC के, उन सारी चीज़ों की ये क्या करता है, एक इंडेक्स बना के रखता है, उन सारी चीज़ों की ये क्या करता है, इंडेक्स बना के रखता है। अब इंडेक्स बना देने से ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में आसान हो जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सर्वर लेवल पे किसी भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को काम करने के लिए। तो ये हो गया। अब सिंपल कहाँ से ये बनता है इसको मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे ये बनता है। तो मैंने यहाँ पे जब भी डोमेन बनाया, डोमेन बनाते समय मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियोस में, जब भी आप DC का प्रैक्टिकल देखोगे मेरे ट्यूटोरियल में तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर वे से बता रखा है कि कैसे वो काम करता है, क्या है, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लेना। और मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दोबारा से वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की। तो यहाँ पे देखो ये ऑन हो जाए प्रॉपर वे से मशीन, एंड देन आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे ग्लोबल कैटलॉग कहाँ से इनेबल होता है, स्कीमा कहाँ से इनेबल होता है। स्कीमा का बेसिकली गाइस हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पूरा कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे, स्कीमा एट्रीब्यूट्स क्या होता है, कंसोल से कैसे इनेबल होता है, बट यहाँ पे बस थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट में देना चाहूँगा। अब गाइस मैं यहाँ पे बात करूँ कि कुछ इंडेक्सिंग जो होती है, जो भी इंडेक्सिंग होती है वो सेव होती है ग्लोबल कैटलॉग में, यानी किसी भी DC की, किसी भी डोमेन इन्वायरमेंट की जो भी इंडेक्सिंग होती है, फॉर एग्जांपल जब भी कोई DC होता है, इसकी जो टोटल इंडेक्स की इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे सेव होती है,
जीसी में होती है। तो अभी मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे इन सारी चीज़ों पे काम करता है। अगर मान लिया गाइस कि अगर जीसी आपका काम नहीं कर रहा है, ग्लोबल कैटलॉग काम नहीं कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए एडी एक्टिव डायरेक्टरी आपका प्रॉपर वे से वर्क नहीं करेगा। सॉरी, प्रॉपर का स्पेलिंग PROPER, प्रॉपर वे से वर्क नहीं करेगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी आप कोई रूट डीसी बनाओ तो रूट डीसी के साथ जीसी को इनेबल जरूर करो। अगर आप जीसी इनेबल नहीं करते हो तो वो एक्टिव डायरेक्टरी आपकी प्रॉपर वे से काम नहीं करेगी। ये भी एक इसका निगेटिविटी है। ये हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे मैं बात करूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हमें इसकी नीड होती है। और LDAP जो भी होता है, LDAP एक प्रोटोकॉल होती है आपकी। LDAP की अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीट इसके बारे में मैं आपको पूरा का पूरा एक थियरी सेशन लेकर बताऊंगा प्रैक्टिकली। बट अभी मैं बता दूं कि LDAP प्रोटोकॉल जो होती है ऑब्जेक्ट को फाइंड, और एक तरह से जब भी एक सर्वर डाउन होता है तो दूसरा उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट है। तो क्या होता है कि जब ये काम करता है तो ये जो वर्क करता है बिहाफ ऑफ जीसी करता है। अगर जीसी नहीं है तो LDAP आपका वर्क नहीं करेगा। तो ये भी एक थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन अगर मान लिया, मैं यहाँ पे बार बार बात कर रहा हूँ कि अगर मान लिया कि मल्टीपल जीसी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, मल्टीपल डीसी, मान लिया DC1 और DC2, ये DC3 एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हैं, तो इन सारे डीसी का जो रिजोल्यूशन है, मतलब कि रिसोल्यूशन है, एक दूसरे से जो क्वेरी रिजॉल्व कर रहे हैं, रिसोल्यूशन ऑफ क्वेरी जो भी है, ये आपकी क्या होती है गाइस, रिजॉल्व करी जाती है जीसी के थ्रू। बट यहाँ पे डीएनएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। डीएनएस क्या करता है कि क्वेरी को फाइंड करने और रिजॉल्व करने के काम करता है। मतलब कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर जो भी कोई भी क्वेरी लीड होती है, जाती है, तो वो किसके थ्रू जाती है, थ्रू डीएनएस जाती है। क्योंकि डीएनएस हमारी दो प्रोटोकॉल पे काम करता है, टीसीपी और यूडीपी। तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा। डीएनएस में हम लोग पूरा क्वेरी रिसोल्यूशन का काम सीखेंगे या देखेंगे गाइस कैसे होता है। बट अभी इतना मैं बता दूं कि क्वेरी रिजॉल्व में डीएनएस भी हमारा जीसी और LDAP के साथ काम करता है। अब गाइस मैं बात करूं, जीसी एक और काम करता है कि अगर कोई भी डोमेन इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल एक डोमेन इन्वायरमेंट है, मल्टीपल डोमेन के साथ ये कनेक्शन है, मान लिया 1 2 3 ये डोमेन है, तो इनमें जो यूज़र ऑथेंटिकेशन का काम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई यूज़र है XYZ, और उस ऑब्जेक्ट को, उस यूज़र को आप यहाँ से कोई परमिशन दे रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से उसको GPU अप्लाई कर रहे हो, कोई ग्रुप पॉलिसी या OU में डालकर उस पर परमिशन लगा रहे हो, और यहाँ पे उस XYZ को आप फाइंड करते हो तो वो नहीं मिलता है। बट अगर आप GC इनेबल किए हुए हो, GC इनेबल है इन सारे जगहों पे, इन सारे तमाम सर्वर पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको कि XYZ के साथ, XYZ अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसको आसानी से यहाँ से फाइंड करके आप उस पर जो भी परमिशन या ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर ऑथेंटिकेशन प्रॉपर वे से चाहिए आपको तो GC यहाँ पे भी इनेबल करने की नीड आपको आ जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर GC आप इनेबल करते हो गाइस तो क्या होगा। यहाँ पे मैंने आपको एक पार्ट बताया था, अगर मैं दिखाऊं प्रैक्टिकली तो सर्वर में भी ऑन हो गया हो। मैं उसको एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, जैसे ये, तो इसको VM में जाकर मैं Ctrl+Alt+Delete बटन सेंड करता हूँ। गाइस प्रॉपर वे से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। GC को मैं प्रैक्टिकली करके दिखा दूँगा क्या है। आई होप कि मैं इसका पासवर्ड क्या रखा हूँ, हाँ जी हो गया। तो अभी ऑन होने दीजिए सर्वर को, तब तक हम लोग GC के बारे में यहाँ पे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी हम लोग लैब देखें तो GC हमारा मिलेगा कहाँ पे, या कोई भी ऑब्जेक्ट या एक्टिव डायरेक्टरी का जो भी डेटा होता है फाइंड कहाँ होता है। चलिए आपको दिखाते हैं। अब देखिए ये ऑन हो गया, हमारा सर्वर ऑन हो गया। अब इस सर्वर पे मैं चेक क्या करने जा रहा हूँ, देखो आप यहाँ पे आपको सर्वर मैनेजर यहाँ ओपन हो रहा है, ओपन होने देते हैं। देखिए ओपन हो गया। अब सिंपल आप यहाँ से भी ADUC सर्च कर सकते हो, या तो फिर आप अभी यहाँ से ये जब डैशबोर्ड अपडेट हो जाएगा तो वो देख लेना आप। बेसिकली मैंने यहाँ पे सर्वर बना रखा है और सर्वर की डिटेल भी मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या है। एंड देन ग्लोबल कैटलॉग सर्वर कहाँ पे चेक अनचेक होता है वो सारी चीज़ें मैं दिखा दे रहा हूँ। तो लोकल सर्वर यहाँ पे ऑन हो जा रहा है। ऑन हो जाने के बाद आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। गाइस थोड़ा सा मशीन स्लो है बट कोई नहीं, आपको मैं प्रैक्टिकली देखो infodexace.com ये बना हुआ है। अब गाइस टूल में जाओ आप। टूल में जाने के बाद आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में चले जाओ। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में आपको क्या मिलेगा मैं दिखा रहा हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को यहीं से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। एंड फाइंड जो कुछ भी है यूज़र डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल कैसे आप फाइंड कर सकते हो,
एक्शन में जाइए, यहाँ पे देखिए फाइंड दिया हुआ है। अब फाइंड करने के लिए अगर मान लिया इसके साथ मैंने इस एक्टिव डायरेक्टरी या इस डीसी के साथ मैंने मल्टीपल डोमेन कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे वो कैसे काम करेगा, या तो यूज़र को फाइंड करो, या तो इंटायर डायरेक्टरी में फाइंड करो, या तो सिर्फ इसको फाइंड करो। यहाँ पे देख रहे हो दिख रहा है। अगर आप उस किसी चीज़ को फाइंड करो, किसी नेम को, तो सिंपल यूज़र की डायरेक्टरी में। अब मान लिया कि हमारे वहाँ कोई यूज़र है, यहाँ पे मान लिया यहाँ पे एक यूज़र बना लो आप, और उसको यहाँ पे फाइंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक है की एडमिन, या अभी तो यहाँ पे यार कोई यूज़र नहीं बना हुआ है, मैं एक प्रॉपर्टी यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से गया और यहाँ पे एक यूज़र बनाया गाइस शेष नाम से, और मैंने यहाँ पे लास्ट नेम दे दिया चौहान, और गाइज यहाँ पे मैं लॉग ऑन नेम दे देता हूँ शेष, और नेक्स्ट करता हूँ। बेसिकली यहाँ पे इसका ईमेल आईडी भी बन जाता है, शेष@infotechsales.com, ये आपका मेल आईडी मिल जाएगा। पासवर्ड इसका मैं दे देता हूँ जो भी है, क्विकली बना लेता हूँ क्योंकि ये तो पूरा का पूरा एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी उसकी नीड नहीं है, हम लोग यहाँ पे कर लिए। अब गाइज यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ एक्शन में जाके, किस चीज़ को, यूज़र की डायरेक्टरी में किसको, SHESS को, शेष को। तो क्या ये यहाँ पे मिल जाएगा? बिल्कुल, देखो यहाँ पे तुरंत मिल गया। अगर मान लिया यूज़र की डायरेक्टरी में ना करके हम इन्फोटेक शेष की डायरेक्टरी में इस चीज़ को फाइंड करें, मैं यहाँ पे इसको एक बार के लिए क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, क्लियर कर दिया। अब इसको मैं फाइंड करूँ तो क्या ये मिल पा रहा है? यहाँ पे क्या मुझे फाइंड करना था? शेष फाइंड करना था। फाइंड करने मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है। ये किसकी हेल्प से मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे GC इनेबल है, हमारे इस DC पर GC इनेबल है। अदरवाइज ये infotechsales.com में कैसे ढूंढता कि ये हमारा शेष नाम का कोई यूज़र है? टाइप क्या है? यूज़र है। अगर मैं इसको इंटायर मान लिया कि हमारे इस DC से, फॉर एग्जाम्पल अब यहीं पर आपको क्लियर कर दूँ, MS Paint ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा सकूँ। गाइज यहाँ पे जैसे मान लिया कि आपने जो DC बनाया था, यहाँ पे एक DC था और इससे एक और कनेक्टेड आपने यहाँ पे बनाया था DC2, और गाइज इससे आपने एक और DC बनाया था DC3। अब आपने यहाँ पे GC इनेबल किया हुआ है और इससे ये कनेक्ट है GC के साथ, इधर के GC के साथ ये कनेक्ट है। अब आपने क्या किया, यूज़र आपने बनाया जो शेष नाम का यहाँ पे है, और आपने यहाँ पे क्या किया, उस यूज़र को फाइंड किया जो कि है भी नहीं यहाँ पे, बट आपने यहाँ पे क्या किया, उस यूज़र को फाइंड किया। आप जब फाइंड करते हो, अगर GC इनेबल है और आपने यहाँ पे इंटायर डायरेक्टरी, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे दिखा दूँ, आपने यहाँ पे इंटायर डायरेक्टरी लिया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं इस DC, फॉर एग्जाम्पल वो क्या कर लेगा, या तो इस DC से या तो इस DC से कहीं ना कहीं से वो ग्लोबल कैटलॉग की हेल्प से, ग्लोबल कैटलॉग के इंडेक्स की हेल्प से वो उस ऑब्जेक्ट को फाइंड करके आपके सामने उसका आंसर दे देगा। तो ग्लोबल कैटलॉग बेसिकली इस तरीके से फाइंड करता है। तो समझ में आ गया होगा गाइज यहाँ पे अभी क्या है, कैसे है, और ये सारी चीज़ें हैं गाइज। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूज़र बनाकर आपने देख लिया, अब इसको ग्लोबल कैटलॉग को इनेबल कैसे करते हैं, ये तो आपकी रही हो। अब ग्लोबल कैटलॉग इनेबल करने के लिए जब भी आप सर्वर बनाते हो ना, तो उस समय ऑटोमेटिकली जब DC आप बनाओगे ना तो ऑप्शन आ जाएगा, और प्लीज़ आप देख लेना वहाँ ग्लोबल कैटलॉग का ऑप्शन होता है। जो भी मैंने DC का पार्ट बनाया है वहाँ पे ये ग्लोबल कैटलॉग का ऑप्शन आता है। अगर मान लिया कि आप बाद में देखना चाहते हो कि योर डोमेन योर DC ग्लोबल वर्क एज अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर आर नॉट, अगर वो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज में जाना होगा। एंड एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज में आप चेक कर सकते हो कि वो आपका ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है या कैसा सर्वर है। यहाँ पे गाइज मैं एक चीज़ फाइंड करके दिखा रहा हूँ आपको। अभी एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स तो ओपन ही हो रहा है, बट ADUC भी मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। ADUC इट मीन गाइज एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे ओपन हो रहा है, हाँ जी ये हुआ। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था आपसे फाइंड चेंज डोमेन डेलीगेट, फाइंड यहाँ पे भी दे रहा है ऑपरेशन मास्टर, और ऐसा फिलहाल नहीं यहाँ पे। हाँ, डोमेन कंट्रोलर्स। अब डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे क्या है, देखो आपका दिया हुआ है डेल सर्वर, ये 0 है, और ये क्या है, कंप्यूटर है। टाइप क्या है, DC टाइप क्या है, GC है। मतलब कि हमारा यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ये ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है जो कि लॉगिन किस पे है, डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम पर। अभी मैं डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम आपको ढूंढ कर दिखा रहा हूँ, यानी ग्लोबल कैटलॉग सर्वर हमारा जो पर्टिकुलर DC infotechsales.com है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के साथ काम कर रहा है। अगर यहाँ पे DC सिर्फ होता, टाइप DC होता और यहाँ भी DC होता, तो समझो कि वो ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में इंडेक्स नहीं बना पाता, जो रिपोजिटरी फाइल के बिहाफ पे काम नहीं करता है। तो आप बोल सकते हो कि हमारा ग्लोबल कैटलॉग यहाँ पे इनेबल नहीं है। तो इसको कैसे आप इनेबल करोगे गाइस, पता चला आप कहाँ से फाइंड करोगे। आई होप कि आप सारी चीज़ें आसानी से देख रहे होगे एंड समझ रहे होगे।
तो ये हो गया गाइज, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और मैं साइट्स में जाता हूँ। तो साइट्स मैंने कहाँ से ओपन किया, थोड़ा सा स्लो है, मैं बता रहा हूँ। साइट मैंने कहाँ से ओपन किया एक बार फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल पार्ट हम लोगों को, थियरी तो आसानी से आप कहीं से भी नोटपैड वगैरह इन सारी चीज़ों से पढ़ सकते हो, बट प्रैक्टिकल पार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और पढ़ना। तो सर्वर मैनेजर यहाँ से मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ और ओ गॉड सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ी सी मशीन में कुछ प्रॉब्लम में भी आ गई है, तो कोई नहीं, यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। काफ़ी मशीनें एक पे बना रहा हूँ ना, तो इस वजह से ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो चलो कोई नहीं, अभी हो गया। और यहाँ पे जीसी इनेबल कर लेता हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स ओपन कर लेता हूँ। गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, टूल में जाना है। टूल में जाने के बाद आपको एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज ओपन कर लेना है। यहाँ से आप ओपन कर लोगे एंड देन आप डैशबोर्ड को बंद कर सकते हो और थोड़ी देर वेट करोगे, आपका एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप ग्लोबल कैटलॉग की सर्विस को आप चेक कर सकते हो कि आपका जो अभी पिछले थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया कि आपका जीसी इनेबल है कि नहीं पर्टिकुलर डीसी पर, तो उसको चेक करने के लिए तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आपका एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज ओपन होगा, आप देखोगे वहाँ पे डिफ़ॉल्ट साइट नेम पे आपका एक ग्लोबल कैटलॉग सर्वर मिल जाएगा और उस पर साइट आपकी लॉगिन मिलेगी। तो यहाँ पे अभी चेक कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा गाइज, ये दूसरा प्रैक्टिकल है, जीसी कहाँ से इनेबल करते हो डिसेबल करते हो वो सारी चीज़ें। देन नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा कि आप कंसोल के थ्रू जाकर स्कीमा और जो भी आपका इंडेक्स है स्कीमा के साथ एट्रीब्यूट्स है उसको कैसे चेक करोगे। ये मुंबई नाम से एक मैंने क्या बनाया था, साइट बनाया था, बट आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम देख सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके आप देखो तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इन्फोटेक्सेस एक सर्वर मशीन इनेबल है, जिस पे वो चीज़ क्या है आपकी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एनटीडीएस की जो सेटिंग है गाइज, यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ जाना है और एनटीडीएस की सेटिंग को राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ से प्रॉपर्टी में जाकर देखो क्या ग्लोबल कैटलॉग इनेबल है या नहीं। तो यहाँ पे क्या दिखा आपको, ग्लोबल कैटलॉग इनेबल है। सिंपल एक चेक बॉक्स है जिसके थ्रू आप इसको जीसी पे रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो वो दिखा देगा। कनेक्शन टाइप यहाँ पे दिखा देगा और यहाँ पे दिखा देगा आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सिक्योरिटी एट्रीब्यूट्स वगैरह से रिलेटेड क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें ये बता देगा। तो यहाँ से आप ग्लोबल कैटलॉग और सारी चीज़ों को चेक कर सकते हो। अब गाइज मैं बात करूँ यहाँ से ग्लोबल कैटलॉग अगर डिसेबल करना चाहो तो आप डिसेबल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम जो होता है इसका अगर डिटेल चेक करो तो यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रुप मेंबरशिप वगैरह से रिलेटेड भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जो कि आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि ग्लोबल कैटलॉग कैसे इंडेक्स बनाकर रखता है, तो उसके लिए आपको विंडो आर और MMC लिख कर इंटर करना पड़ेगा। MMC लिख कर इंटर कर देने से आपको एक तरीके से ये कंसोल बॉक्स मिलेगा और इसी कंसोल बॉक्स में आप क्या करोगे, पूरा का पूरा उसको देखोगे। कहाँ से, अब यहाँ पे आप जाते हो फाइल में और आपने यहाँ पे क्या किया, ऐड और रिमूव स्नैपिंग। और जब ऐड और रिमूव स्नैपिंग आप करोगे तो यहाँ से आपको क्या करना है, स्कीमा मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड आप चेक कर सकते हो यहाँ पे है या नहीं है। तो क्या यहाँ पे कोई स्कीमा मैनेजमेंट या ऐसे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है और बल्कि स्कीमा मैनेजमेंट नहीं दे रहा है। तो चलो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी कमांड ऑब्जेक्ट पे रन कराता हूँ। CMD पर जाने के बाद SCHMMGMT.MSC इंटर करो तो शायद स्कीमा मैनेजमेंट यहाँ से इनेबल नहीं हो पा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको CMD को पावर सेल पे ही डायरेक्ट ऑन कर लेता हूँ और पावर सेल पे ऑन करने के बाद यहाँ पे स्कीमा मैनेजमेंट बेसिकली इनेबल करना पड़ता है और इनेबल नहीं है इस पर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे इनेबल करने की। इनेबल कैसे करते हैं वो भी आप देख लो, क्योंकि अगर मान लिया इनेबल होता तो अच्छा होता, आपको सीखने को नहीं मिलता, बट इनेबल नहीं है तो कैसे मैं इनेबल कर रहा हूँ वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बेसिकली सिंपल सी कमांड है, तो SCHMMGMT स्कीमा मैनेजमेंट .MSC, तो वो चीज़ अभी यहाँ पे गाइज ये टाइम ले रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं। गाइज यहाँ पे आपको स्कीमा मैनेजमेंट को इनेबल करने के लिए सिंपल आप क्या कर सकते हो, CMD ओपन करो। कमांड थोड़ी सी गलत हो गई थी, तो REGSVR
32.schmmgmt.dll। अब इंटर करो। सॉरी, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कमांड सेम है बट ऑब्जेक्ट फाइंड नहीं हो रहा है। मैं देखता हूँ इसको फाइंड करके कैसे करना। तो कमांड थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। REG हमें याद नहीं आ रहा है अप्रोप्रिएट क्या है वो। REGSVR32 एंड देन स्पेस schmmgmt.dll इंटर। सॉरी गाइज, REGSVR32 इस के साथ schmmgmt.dll इंटर। तो गाइज ये नहीं ले रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सर्च करते हैं एंड देन देखते हैं। गाइज एक छोटी सी कमांड है, ये ऑपरेट नहीं हो रही है बट हो जाएगा। ये कोई रीजन बस नहीं हो रहा होगा। इसको मैं CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेता हूँ, मे बी वहाँ से प्रॉब्लम हो। तो मोर में जाकर रन एज, सॉरी कहाँ पे, यहाँ पे मोर में जाना है एंड देन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में जाने के बाद REGSVR32 स्पेस schmmgmt.dll इंटर करता हूँ। तो हाँ जी, ये देखिए सक्सीडेड हो गया। यानी एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज पर जाकर आपको ये काम करना है और लिखना आपको REGSVR32 schmmgmt.dll। यहाँ पे स्पेस है गाइस, है ना। इतना करने के बाद ये आपको सक्सीडेड का मैसेज आएगा एंड देन जब आप फाइल में जाकर ऐड रिमूव स्नैपिंग करोगे तो यहाँ पे आपको स्कीमा का एक देखो, तो यहाँ पे ये अभी तक नहीं था, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी स्कीमा। अब इसको ऐड करो आप, और ऐड करने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा जो है ओपन कर लो। और इसको आप क्या कर सकते हो, यहीं से ओपन कर सकते हो। तो क्लासेस मिल जाएंगे यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो सारे के सारे इंडेक्स बने हुए हैं। सारे ऑब्जेक्ट के एक इंडेक्स यहाँ पे मिलेंगे। एट्रीब्यूट्स के अगर आप इंडेक्स देखो, जो भी सिंटेक्स है, कैसे है, क्या है, सारी चीज़ें वहाँ पे एट्रीब्यूट्स वगैरह से रिलेटेड वो चीज़ मिलेगी। अगर आप कोई एट्रीब्यूट क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहीं से क्रिएट कर सकते हो। कोई क्लास से रिलेटेड बनाना चाहते हो तो यहीं से बना सकते हो। जो भी यहाँ पे देख रहे हो ना आप, सर्टिफिकेट, क्लास, स्टोर वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट, हर चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी। तो कितना आसान है गाइज, ये सारी चीज़ें हैं और सारी चीज़ें प्रॉपर वे से काम कर रही हैं ये सारी चीज़ें। अब गाइज यहाँ पे मैं बात करूँ, ये सारा इंडेक्स और वगैरह आपने देख लिया। तो गाइज ग्लोबल कैटलॉग बेसिकली यही है। और इन केस आगे जब हम लोग DC के साथ CDC वगैरह क्रिएट करेंगे, अगला मैं क्या करता हूँ ना गाइज, मैं बताता हूँ आपको। एक सिनेरियो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं बेसिकली अब सर्वर को ऑफ कर देता हूँ एंड देन बता रहा हूँ आपको क्या करता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रोसेस में। शट डाउन इसको कर दूँ, तो ये कर दिया एंड देन ये बंद हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको MS Paint पर लेकर आता हूँ और यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ कि नेक्स्ट गाइस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें एक मशीन पर, मैं अपने कंप्यूटर पर एक DC बनाऊँगा जो कि हमारा बेस मशीन पर होगा। और वर्चुअल मशीन यानी VMware पर मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 मशीन, यानी एक बनाऊँगा CDC, एक बनाऊँगा ADC, एक बनाऊंगा GCDC और एक बनाऊंगा RODC। एक ही मशीन पर ये पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट में बनाकर दिखा रहा हूँ, बट थोड़ा सा लंबी वीडियो होगी, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। और उसमें हर एक DC, हर एक डोमेन पर मैं क्या करूँगा, आपको GC इनेबल करके दिखाऊंगा। हर एक डोमेन पे GC मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हो, वो चीज़ इंस्टॉल्ड मिलेगी। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ग्लोबल कैटलॉग सर्वर का मतलब समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड as I can be. Why isn't it enough?